उसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आपको वर्डप्रेस की एसईओ बहुत आसान है। एक ऐसी डमी सी वेबसाइट बनाएंगे हम इसमें, वो आप खुद ही बनाओगे अब आगे से, मैं आपको बताऊंगा, खुद ही बना लेंगे। तो इसकी एसईओ बहुत ही आसान है, इसकी एसईओ इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी कोडिंग वाली वेबसाइट्स की एसईओ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसमें आप देखते हैं ना सब कुछ हमें खुद करना पड़ रहा होता है, तो यहाँ पर तो विजुअली एसईओ भी विजुअली होगी। अच्छा, आ जाते हैं ये हम यहाँ पे, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइट मैप क्या होता है, ये भी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट का साइट मैप चेक कैसे करते हैं। साइट मैप भी एसईओ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, यानी अगर मैंने किसी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है तो मैं सबसे पहले उसका एसईओ ऑडिट करता हूँ। एसईओ ऑडिट का मतलब क्या है कि मैं देखता हूँ कि क्या इस पर पहले से कोई एसईओ अप्लाइड है जिसने वेबसाइट डेवलप की हुई है, नहीं है तो इसका एसईओ स्कोर क्या आ रहा है, और इसके ऐसे कौन से एसईओ के फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर अभी तक अप्लाई नहीं हुए। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम एसईओ ऑडिट करते हैं। तो एसईओ ऑडिट के अंदर मैं ये भी चेक करता हूँ कि क्या इसका साइट मैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। साइट मैप किसी भी वेबसाइट का चेक कैसे करना है हमने, ठीक है, कैसे करना जी, मैं हम अपनी वेबसाइट की कर लेते हैं, प्रोफेशनल किचन का साइट मैप देख लेते हैं, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। अच्छा, साइट मैप की जो फाइल है इसका जो नाम है वो फिक्स है सब वेबसाइट्स के लिए, यानी मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने लगा हुआ हूँ, किसी भी बंदे की वेबसाइट है, लेकिन जब मैं साइट मैप की बात करूंगा तो साइट मैप की फाइल का नाम फिक्स होगा। जिस तरह होम पेज की फाइल का नाम कोडिंग में फिक्स होता है, index.html होता है। ठीक है, इसी तरह साइट मैप वाली फाइल का नाम भी sitemap.xml ही है, वेबसाइट कोई सी भी हो। ठीक है, इसलिए मैं चेक करने लगा कि क्या इसका साइट मैप है, देखते हैं। अच्छा, अब इसकी एक कोडिंग आ गई है हमारे सामने। अच्छा, ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये नई एक कोडिंग आ गई और शायद हमें ये कोडिंग भी हमें सीखनी है, बिल्कुल नहीं सीखनी। ये साइट मैप हमने खुद ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना है टूल्स की मदद से, यानी ये ऑटोमेटिकली टूल्स की मदद से जनरेट होगा। ये क्या होता है ये भी मैं बताता हूँ। अब एक और वेबसाइट देखते हैं, इसका ही देख लेते हैं जी, इसका ये हॉस्पिटल को देखते हैं और देखते हैं कि इसका साइट मैप है स्लैश, मैंने कहा था ना किसी भी वेबसाइट के आगे जाकर क्या लिख दोगे, स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, बस 404। ये जो 404 आ रहा है ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। ये भी हमने देखना है कि ये 404 का एरर क्यों आता है। अभी तो आपको समझ में आ गया कि क्यों आता है, ये तो आपको पता लग गया कि भाई ये तो है ही नहीं, ये तो हमें पता लग गया ना आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए ये एरर जनरेट हो गया। क्या एग्जिस्ट नहीं करता, साइट मैप। इसका मतलब ये भी हमारे अगले लेक्चर्स में आएगा कि ये 404 का एरर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये भी एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे मैं आपको एड्रेस दूं अपने घर आने का, ठीक है, और आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहाँ पर घर ही ना हो, बिल्कुल मकान ही ना हो, जंगलात हो वहाँ पर, तो इम्प्रेशन तो अच्छा नहीं होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक बना हुआ है और कोई बंदा उस पर क्लिक करता है और वो उस जगह पर चला जाए जहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, 404 का मतलब होता है कि पाथ नॉट फाउंड, कुछ नहीं मिला मुझको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भैया तो कोई फेक वेबसाइट बनी हुई है। हालांकि ये फेक वेबसाइट नहीं है, ये कोई एरर है, इस एरर को रिजॉल्व करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एसईओ एडिट का एक फैक्टर और आ गया कि हमने ये भी चेक करना है कि क्या ऑटोमेटिकली कोई 404 के एरर्स तो नहीं जनरेट हो रहे। अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है जिसके 300 URLs हैं, सब पेजेस हैं, एक एक करके चेक करेंगे तो बहुत लंबा काम होगा ना, ये हम टूल्स से चेक करेंगे, ये आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, एक ही टूल लगाएंगे वो खुद ही बता देगा कि भाई इसके अंदर इतनी वेबसाइट्स हैं जो 404 वाले लिंक्स हैं, उनको ठीक कर लो। क्यों आता है ये उसमें जाकर देखेंगे, अभी फिलहाल हम साइट मैप की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, सो ये हमें पता लग गया कि किसी भी वेबसाइट का साइट मैप कैसे देखा जा सकता है। ये अभी हम सिर्फ साइट मैप को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, ये भी हमें पता लग गया कि साइट मैप है क्या। बेसिकली साइट मैप है क्या, बेसिकली जैसे मेरे घर का एक एड्रेस है, ठीक है, अगर आप में से कोई मेरे पास आना चाहता होगा यहाँ, तो वो क्या करेगा, जब ट्रैवल शुरू करेगा तो मोबाइल हाथ में पकड़ लेगा और पूछ के आएगा। एक तरीका ये है कि मैं उसको एड्रेस भेज दूँ और गूगल मैप पे भी उसको एड्रेस भेज दूँ, तो उसे फिर बार बार मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप मुझसे पूछ कर आएंगे तो आपको फटीग ज़्यादा होगी। अगर आपके पास मेरा गूगल मैप होगा और फिजिकल एड्रेस भी होगा, पोस्टल एड्रेस होगा, तो आप इजीली मेरे तक पहुंच सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम गूगल के क्राउलर को अगर अपनी वेबसाइट का साइट मैप दे दें, साइट मैप का मतलब क्या है, भाई ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, ये इस पर 4 टैब्स बने हुए हैं, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का, गैलरी का। ये अबाउट अस के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं,
ये कोर्सेज का टैब है, इसके अंदर ये आगे से सब कोर्सेज हैं, ये इसका टैग है। अब क्या हुआ, गूगल को पता लग गया सब कुछ, मेरी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जब वो मेरी वेबसाइट पे आकर क्रॉल करेगा तो उसको पता होगा कि मैंने क्या क्या क्रॉल करना है। अब अगर हम ये कहेंगे नहीं पता उसको भाई कि मुझे क्या क्रॉल करना है, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या क्रॉल करना है, वो आएगा फिर क्या करेगा, खुद ही काम करना शुरू कर देगा ना। यानी एक एक्स्ट्रा काम दे दिया हमने उसको कि वो पहले आपकी वेबसाइट पे आता है क्रॉल करने की नीयत से, लेकिन उसको आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आया हुआ ना, उसके पास पहले से मौजूद है। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, आपके स्ट्रक्चर को रीड करेगा हर दफ़ा। तो लेकिन अगर आपने साइट मैप बनाया होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक चीज़ तो आपने उसको पहले ही क्रॉल करने से पहले ही पहुंचा दिया कि भाई ये है मेरा साइट मैप, परेशान नहीं होना, इसको देख लो तुम्हें समझ में आ जाएगी मेरी वेबसाइट। एक चीज़ हमें ये भी समझ में आई कि साइट मैप जो है वो बनेगा कब बनेगा। मिसाल के तौर पर 7 वाली बिल्डिंग में कंप्यूटर कॉलेज बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अपने कंप्यूटर कॉलेज का नक्शा सबमिट करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते जब तक वो बनेगा नहीं। इसी तरह जब तक आपकी वेबसाइट तैयार नहीं हो जाएगी उस वक्त तक हम साइट मैप तो नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 महीनों के बाद हम अपनी वेबसाइट को चेंज कर देते हैं तो साइट मैप भी दोबारा बनाएंगे। यानी जितनी दफ़ा आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा नया साइट मैप उस पर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि साइट मैप क्यों होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि साइट मैप बनाना कैसे है, ठीक है। साइट मैप बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन फ्री टूल्स हैं जिनकी मदद से हम साइट मैप जनरेट कर लेते हैं। आपने कैसे कीवर्ड यूज़ करना है इसका आपने लिखना है ऑनलाइन, ये मैं कीवर्ड के थ्रू टाइप करता हूँ क्यूरी, तो मेरे पास खुद ही वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर, सिंपल मैंने ये टाइप कर दिया। मैं कहा भाई मुझे वेबसाइट्स बताओ जो ऑनलाइन साइट मैप बना देती हैं, उन वेबसाइट्स के नाम बताओ। आ गई वेबसाइट, ये इतनी सारी वेबसाइट आ रही है, मैं सबसे पहले वाली पे कर लेते हैं क्योंकि जो पहले नंबर पर हो वो अच्छी वेबसाइट होती है, ठीक है ना, हमारे नज़दीक। सो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, मैं नीचे वाली पे भी कर सकता था। अब वो क्या कहता है हाँ भाई बताओ किस वेबसाइट का साइट मैप बनाओगे। मैं कहता हूँ यार इसहाक का आइकन नहीं बना हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहता हूँ इसी का बना लेते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखना है। मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि यूआरएल अच्छे तरीके से लिखा जाए, और कोई वजह नहीं है। लिख दिया, वेबसाइट का नाम लिखा, कोई पेज का नाम नहीं लिखना आगे, और फिर स्टार्ट कर देना। सिंपल, बनना शुरू हो गया। नीचे एक लाइन लिखी हुई आ रही है, यूज आवर प्रो साइट मैप सर्विस टू मेंटेन योर साइट मैप। कहता है अगर आप अपनी साइट मैप को मेंटेन या अपडेट करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे आपकी वेबसाइट से, तो कहता है फिर आपने हमारा पेड वर्जन लेना है, नहीं तो आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। अगर आपकी वेबसाइट के जो यूआरएल्स हैं वो 500 से ज़्यादा हैं तो कहता है फिर भी आपको प्रो में जाना पड़ेगा। सो हम जो वेबसाइट्स बनाते हैं इतने सारे यूआरएल्स तो होते ही नहीं हैं, तो इसलिए हमारा काम फ्री टूल से ही आमतौर पर हो जाता है, ठीक है। व्यू साइट मैप डिटेल्स बन गया, आ गया, सिंपली डाउनलोड करो जी। साइट मैप की फाइल आ गई। अच्छा, ये मैंने बहुत सारी बनाई हुई है इसलिए इसकी कॉपी बननी शुरू हो गई है। ये याद रखिएगा कि जिन चीज़ों के नाम फिक्स हैं उनके नाम में आप थोड़ी सी भी हेरफेर नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे हर सूरत में इसका नाम साइट मैप 1 नहीं रखना, हर सूरत में मुझे इस फाइल का नाम साइट मैप ही रखना है, ठीक है। चेक करें सर साइट मैप और कहाँ पड़ी हुई है, देखो ज़रा। मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आएंगे, अब इसको मैं रीनेम कर दूँ, चलो बन गई, सही है। यानी इसका नाम एग्जैक्टली साइट मैप ही होना चाहिए। ये साइट मैप की फाइल हमारी क्रिएट हो गई, क्लियर हो गया जी, बन गया साइट मैप। पता भी लग गया चेक कैसे होता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, ये भी हमें पता लग गया। अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या, साइट मैप तो बन गया, साइट मैप भी हमारा एसईओ का फैक्टर है। अब एक और, अब ये जो साइट मैप है ये जो कैनोनिकल था और ये जो अभी रोबोट्स पढ़ रहे हैं ये टेक्निकल एसईओ है, ये टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं, ठीक है। देखे ना आपने साइट मैप में कोई एचटीएमएल फाइल में तो कुछ किया ही नहीं जाकर, आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज में तो कुछ नहीं किया ना, अबाउट अस में जाकर कुछ किया, तो ये क्या कहलाती है, ये टेक्निकल एसईओ, ये मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट्स के लिए हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है हमारे पास रोबोट्स की फाइल बना। रोबोट्स की फाइल है क्या, बेसिकली आपकी वेबसाइट को
क्राउलर ने क्राउल करना है और इंडेक्स करना है, ऐसे ही है ना। जब वो क्राउल करेगा और इंडेक्स करेगा तभी आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्राउल करवाने के लिए आपकी वेबसाइट ने क्राउलर के पास जाना है, और आपकी वेबसाइट में तो बहुत सारे यूआरएल्स भी हैं। अब हो सकता है कि सारे यूआरएल्स वो नहीं है, या सारी फाइलें वो नहीं है जो क्राउल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वेबसाइट को देखता हूँ और जब नेट फाइल काउंट करता हूँ ना, फाइल्स, तो मुझे पता लगता है भाई मेरी वेबसाइट में नेट फाइल्स जो है ना वो 300 पड़ गई हैं, और उसमें से जो मेरे लिए क्राउलेबल फाइल्स हैं ना, वो क्राउलेबल फाइल्स जो हैं वो 15 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने रोबोट्स की फाइल नहीं बनाई तो मैंने क्राउलर को इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी कि भाई मेरी वेबसाइट में ये वाला डाटा क्राउल होने वाला है और ये वाला डाटा क्राउल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर को मैंने मसरूफ कर दिया होगा ना। अब क्राउलर को मसरूफ कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, कभी तो कर ही लेगा। नहीं, क्राउलर जो होता है जब भी किसी वेबसाइट पर आता है, तो वो किसी भी वेबसाइट पर जब आता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आता है। कितने टाइम के लिए आता है कोई बंदा नहीं जानता, यानी उसका टाइम सेकंड्स में होता है, मिनट्स में होता है, कि माइक्रो सेकंड्स में होता है, किस में होता है ये भी नहीं हमें पता, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उसने उतनी देर आपकी वेबसाइट पर आना है, क्राउल करना है और निकल जाना है। वो कैसे डिसाइड करता है क्राउल टाइम को, क्राउल बजट को? इट इज़ कॉल्ड क्राउल बजट। वो क्राउल बजट कैसे डिसाइड करता है, यानी क्राउल टाइम क्या है, यानी एक क्राउलर आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो इज कॉल्ड क्राउल बजट। वो एक क्राउल बजट लेकर आपके पास आ रहा है कि भाई मैंने इतनी देर के लिए आपकी वेबसाइट पर आना है, इस टाइम में मुझे बता रहे हैं मुझे क्या करना है। अगर मुझे ना पता लगा तो मैं अपने टाइम के मुताबिक स्पेंड करूंगा और उसके बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। अब अगर असल चीज़ हमें से ना बताई, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो उल्टी पुल्टी चीज़ों को क्रॉल करता रहा तो हमारी वेबसाइट तो क्रॉल ना हुई। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रोबोट्स की फाइल बनानी है। ये भी एसईओ का बहुत, टेक्निकल एसईओ का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। और याद रखें, अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने लगे हुए हैं तो आपको ऑन साइट एसईओ पर और टेक्निकल एसईओ पर फोकस करना है। अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप महीने के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टिकटॉक अकाउंट है, किस देखा है आप लोगों ने कभी? मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं बहुत छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने देखना है क्यों करता हूँ, इसलिए मैं टिकटॉक पे तो लोग जाके गेम्स करते हैं, एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, ऐसे ही ना, लेकिन मैं ये क्रिएटिव काम है ना एक, और उधर भी तो ऑडियंस है ना, उधर भी तो लोग हैं। मुझे पता है कि उधर बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो मैंने अकाउंट बिजनेसमैनों के लिए बनाया हुआ है, ताकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस उधर से भी मिले, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो आपने मेरा वो टिकटॉक अकाउंट देखना है, फॉलो भी करना है, और उसमें जाकर मेरे छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं जो आपसे रिलेटेड है, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो सुनने हैं। बल्कि मैं अभी एक प्लान बना रहा हूँ कि उधर का मैंने क्विज करना है, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर मैं अपने छोटे क्लिप्स देता हूँ, और देता मैं क्या हूँ, सारे प्रोफेशनल देता हूँ। मतलब उसके अंदर मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, मतलब उसके अंदर मैं प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग नहीं देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लिप्स होते हैं सारे के सारे, कि कौन सी चीज़ क्या है, ताकि आप समझें, उनको आपने देखना है, ठीक है। मैं शेयर करूँगा, शायद मैंने ग्रुप में शेयर भी किया होगा अपना टिकटॉक, किया हुआ है ना, हाँ, आपने स्टेटस देखा, ठीक है। मैं आपसे अपना शेयर भी करूँगा, उधर जाकर आपने देखना। इन छुट्टियों में मैंने कोई 5-6 क्लिप्स लगाए हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, शायद मैं अभी और भी लगा रहा हूँ। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया जी रोबोट्स का, समझ में आ गया क्या है। फिर वहीं से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई किस वेबसाइट की रोबोट्स है, किस वेबसाइट की रोबोट्स नहीं है। तो इधर आ जाते हैं दोबारा और साकाइब की देख लेते हैं कि भाई इसकी रोबोट्स है कि नहीं है। इसका नाम भी फिक्स है। अच्छा, साइट मैप की फाइल को रखना कहाँ है, ये तो पता लग गया ना, साइट मैप की फाइल जनरेट हो गई, बना ली हमने। ये भी पता लग गया कि ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर से हमने फाइल क्रिएट की है। अब इस फाइल को रखना कहाँ है, जो आपका मेन रूट है ना, वहाँ पर साइट मैप की फाइल रखी जाएगी। यानी जहाँ पर इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है पब्लिक HTML के अंदर, वहीं पर आपने इसको भी साथ कॉपी कर देना, साइट मैप को भी उसी जगह पे कॉपी कर। अब आगे देखते हैं और क्या करना है हमने। अब आगे हम रोबोट्स में। अब रोबोट्स और साइट मैप भी आपस में जुड़े हुए हैं, जरा अभी देखते हैं कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है ये दोनों। सेम एरर आ गया फिर दोबारा से। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रोबोट फाइल भी नहीं बनी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इधर आऊँ और DC किचन लिखूँ और इसकी रोबोट्स देखूँ, अच्छा, इसका नाम भी फिक्स है, ये भी मैं अपनी मर्जी से नाम नहीं रख सकता। और ये TXT फाइल है, इसका मतलब है ये ऑन साइट SEO फैक्टर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि HTML तो है ही नहीं है। HTML होगी तो ऑन साइट SEO फैक्टर होगा ना। ये आ गई बस, ये 2-3 लाइनें हमें समझनी है कि ये हैं क्या बेसिकली, ठीक है। इन लाइनों को समझते नहीं है और साथ साथ रोबोट्स की फाइल बनाते भी हैं, ठीक है।
इस फाइल ने भी कहां पर सेव होना है, इस फाइल ने भी मेन रूट पर ही सेव होना है, ठीक है। जहां पर इंडेक्स की फाइल पड़ी है वहीं पर साइट मैप है, वहीं पर रिपोर्ट्स है। अब सर यूं करते हैं, साथ नोटपैड खोल लेते हैं, बल्कि शायद मैंने पढ़ाया हुआ है तो खोला भी होगा। इसको मैं फिलहाल इस लाइन को नीचे कर देता हूँ, इसका हिस्सा नहीं है ये। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उस वेबसाइट को देखिए, मैं वहां से समझाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैटिक, यानी कि ये बेसिकली क्या है, इस लाइन की इस फाइल के अंदर मैं जो कुछ लिख रहा हूं ये सब रूल्स हैं, ये सब के सब रूल्स हैं जो हम इस फाइल में डिफाइन कर रहे हैं। किसको बता रहे हैं ये रूल्स, अपने ये रूल्स हम दे रहे हैं क्रॉलर को कि भाई ये चीज़ें हैं जो आपको करनी है हमारे लिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ये भी ज़हन में रखना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि हम इस चीज़ को चैलेंज भी कर सकेंगे, हमने तो बता दिया था, क्रॉलर क्यों नहीं कर रहा, गूगल को हम कंप्लेंट करें। हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्रॉलर स्टिल अपनी मर्जी करेगा, लेकिन करेगा वैसे वो इसी तरह ही जो हमने लिख कर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है यूजर एजेंट। अब यूजर एजेंट को आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। कैसे लिखा है, यूजर का यू कैपिटल लिखा है, फिर डैश लगाया है, नो स्पेस, फिर एजेंट लिखा है, यूजर डैश एजेंट। व्हाट इज मेंट बाय यूजर डैश एजेंट, यूजर डैश एजेंट का मतलब है सर्च इंजन्स, ठीक है। अब यूजर एजेंट का क्या मतलब हुआ कि सर्च इंजन्स, उसके बाद लगाया कॉलन और आगे लगा दिया स्टैटिक। मतलब यूजर एजेंट का मतलब क्या है कि भाई कौन सा सर्च इंजन, ये बताना चाह रहे हैं ना भाई, हम क्या कह रहे हैं कि भाई कौन सा सर्च इंजन है जो मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे। स्टैटिक, स्टैटिक एक वाइल्ड कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑल को। तो स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि भाई जितने भी सर्च इंजन है ना, सारे के सारों को मैं अलाउ कर रहा हूँ, सारों के लिए मैं रूल डिफाइन कर रहा हूँ कि वो मेरी वेबसाइट को क्रॉल करें। मना नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ सब के सब करें क्रॉल। हाँ, अगर आपने करना होता तो गूगल बोट लिख सकता था मैं, फिर मैं क्या कहता, मैं कहता भाई याहू को भी ना करो, MSN को भी ना करो, तो कोई प्रॉब्लम है ना, क्यों ना करो भाई, सबको कह रहे हैं करो, सबके सब करें, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हम किसी सर्च इंजन की लिस्टिंग में नजर आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब है ये लाइन तो आपने किसी भी वेबसाइट के लिए एज इट इज उसकी रिपोर्ट्स फाइल में लिख देनी है। अच्छा, ये एक रूल हो गया। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है, डिसअलाउ, और रूल नंबर 3 क्या है, अलाउ, और रूल नंबर 4 क्या है, साइट में। बस ये चीज़ें हमने बतानी है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है जी, डिसअलाउ। डिसअलाउ का क्या मतलब है, अब आपको मैंने सी पैनल कितनी दफ़ा दिखाया है, और उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि भाई होस्टिंग का एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसको हम बोलते हैं CGI बिन। इसका ताल्लुक आपकी वेबसाइट से तो कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये किससे लेना देना है, इसका होस्टिंग की सिक्योरिटी से इसका लेना देना है कुछ, ठीक है। अब डिसअलाउ कॉलन CGI बिन एक टाइम के नाम का फोल्डर भी होता है, वो भी खुद बनाता है, वो टेम्परेरी चीज़ों को रखने के लिए, वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। अब डिसअलाउ को भी हमने ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। डिसअलाउ का D कैपिटल किया, A कैपिटल किया, कॉलन, आगे पाथ बता दिया CGI बिन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको ना करो। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा डिसअलाउ कॉलन वीडियोस। ये क्या चीज़ है, ये मैंने अपने लिए वैसे एग्जांपल देने के लिए लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने लगा हूँ, ठीक है, अपनी। मैंने कहा यार मेरे लैपटॉप में कोई मसला ना हो जाए, तो मैंने कहा मेरे पास होस्टिंग में स्पेस तो है ही है, तो मैं अपनी वीडियो को भी अपनी होस्टिंग पे सेव करता जा रहा हूँ। अब वो जब सेव कर रहा हूँ तो क्रॉलर को मुश्किल में तो नहीं डालना ना, तो मैं क्रॉलर को कह रहा हूँ कि भाई ये जो फोल्डर है इसको मैं क्रॉल नहीं कराना चाह रहा, ये तो मैंने सिर्फ अपना बैकअप के तौर पर इसको रखा हुआ, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आगे मैंने तीसरे नंबर पर एक और एग्जांपल लिखी है, डिसअलाउ कॉलन अबाउट डॉट एच। ये समझाने के लिए लिखा हुआ है, अदरवाइज तो आपने देखा वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, डिसअलाउ कॉलन अबाउट डॉट HTML। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक और मेरी फाइल रूट पे पड़ी हुई है अबाउट डॉट HTML के नाम से, उसको भी आपने ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ बताया, नहीं क्रॉल करना। अब आगे क्या लिखा मैंने, अलाउ कॉलन। अब क्या कह दिया मैंने कि भैया इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। सो रूल्स बन गए। पहले कहा सर्च इंजन कौन कौन से होंगे, फिर कहा डिसअलाउ क्या करना है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और फोल्डर है, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं, इसका मतलब कॉलन का मतलब सब कुछ, ठीक है। यहां पर आया मैं, और यहां पर मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है टेम्प के नाम से। अच्छा, अब एक और चीज़ है, मैं किसी क्लाइंट का काम करने लगा हूँ। अब क्लाइंट अपनी वेबसाइट की अपडेट्स भी करवाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने उसको वेबसाइट हैंडओवर की तो उसकी एक इंडेक्स फाइल बनी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 10 दिनों के बाद उसने कहा कि ये चेंजेस कर दें। अब उसकी 2 इंडेक्स फाइलें हो जाएंगी ना, एक पुराने वाली और एक नई वाली। अब मैं क्या करूँगा, जो उसकी पुरानी इंडेक्स फाइल है उसको एक टेम्प के फोल्डर में डाल दूंगा। अगले 10 दिन के बाद उसने फिर एक और मुझसे चेंज करवा दी,
फिर मैं जो वो वाली करंट फाइल होगी उसको उसमें रख दूंगा। अब होगा क्या, 4-5 महीनों के बाद हो सकता है मेरे पास बहुत सारी इंडेक्स फाइलें होंगी। अब वो टाइम के फोल्डर में जब पड़ी है तो क्रॉलर फिर कंफ्यूज होगा कि भाई इसमें से असल वाली कौन सी है, मेन रूट वाली है कि ये वाली है। तो मैं क्या करूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा टेम्प के नाम से और उसको करवा दूंगा डिसअलाउ। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि महीने के बाद अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहेगा ना वो जो फरवरी को मैंने चेंजेस करवाई थी ना आपसे, तो 10 फरवरी से पहले वाली जो चेंजेस है ना वापस वही वेबसाइट रिस्टोर कर दें, तो मेरे पास इंडेक्स फाइल होगी, मुझे नए सिरे से फिर वापस काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, अलाउ भी हो गया। अब आगे आखिरी लाइन में क्या कह रहा है वो, साइट में बना लिया था हमने, सेव भी किया हुआ है अपने पास। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्रॉलर को, और क्रॉलर को बता रहे हैं कि भाई साइट में बना हुआ है। ठीक है ना, उसको ये भी बता रहे हैं कि साइट मैप बना हुआ है। अब आपको साइट मैप चाहिए मेरी वेबसाइट का, इट्स ओके, यहाँ पर आए साइट मैप कॉलन, और आगे आपने अपनी पूरी वेबसाइट का URL लिख देना है। ये वहाँ से उठाया मैंने जहाँ पर साइट में मेरा बना हुआ है। इसका मतलब अभी तक मैं लोकल बातें कर रहा हूँ सारी, ये सारी बातें रोबोट्स की फाइल आपने उस वक्त बनानी है जब आप उसको अपलोड करने लगेंगे, क्योंकि उसने तो ऑनलाइन चेक करना है ना इस चीज़ को। तो हमने क्या किया, https://dckitchen.org/sitemap.xml ये भी लिखना है, फाइल का नाम भी लिखना है, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस फाइल को सेव एज करके robots.txt के नाम से सेव कर लिया। ये HTML फाइल बिल्कुल नहीं है, तो मैंने कैसे सेव करना है, यहाँ पर आकर नाम लिखना है, यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल है। और इसको सेव कहाँ पर करना है, इसको सेव हमने रूट में कर लेना है, अलग-अलग अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली ये जब बन जाएगी मैं जिप करूँगा, अनजिप करूँगा तो XML भी चली जाएगी और रोबोट्स भी चली जाएगी, मेरी साथ ही चली जाएगी। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं स्लाइड में। ये तो मैंने आपको सारा समझा दी बातें, अब इसकी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो मैं साथ साथ बता रहा था वो सारे यहाँ लिखे होंगे कि रोबोट फाइल क्या है जी, इज अ सेट ऑफ फाइल दैट रिजाइड्स इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ अ वेबसाइट एंड गिव सर्च इंजन क्रॉलर्स इंस्ट्रक्शन एज टू विच पेजेस क्रॉल एंड इंडेक्स। ये बताया आपको मैंने, तो वो ये इंस्ट्रक्शन देने लगा हुआ है। प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जो रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। इसका क्या मतलब है, रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि जो रूल्स बनाए हैं आपने कि भाई कौन सी चीज़ इंक्लूड हो और कौन सी चीज़ एक्सक्लूड हो जाए। रोबोट फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स, ऐसे ही है ना, ओके। ईच रूल ब्लॉक और अलाउज, यही बताया मैंने भी आपको। ओके, नीचे आ जाइए। रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, इसका क्या मतलब होता है जी, रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड आल्सो नोन एज रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, तरीका का। तो कहता है भाई रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड है क्या, कि भाई रोबोट्स की फाइल में जब हम कह रहे होते हैं कि इसको शामिल ना करो, इज कॉल्ड रोबोट एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड और रोबोट एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल। इसको ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकल काम हमने कर लिया सारा, रोबोट्स की फाइल बना ली है ना, प्रैक्टिकल काम हमने कर लिया। अब हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इसकी। और नीचे हैं, व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट हैव अ रोबोट्स फाइल। कहता है भाई आपने रोबोट्स फाइल बनाई नहीं, क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। मुश्किल में डाला ना क्रॉलर को, तो पूरी वेबसाइट का सारा डाटा स्कैन करना शुरू हो जाएगा। और वो एक क्राउड बजट लेकर आपकी वेबसाइट पर आया था, अभी तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचा जहां पर आप उसे लाना चाह रहे थे, और उसका क्राउड बजट खत्म हो गया, वापस गया वो। इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट क्राउड हो नहीं सकी। ठीक है, आ जाए नीचे। व्हाट हैपेंस इफ आई एक्सीडेंटली ब्लॉक सर्च इंजन फ्रॉम एक्सेसिंग माई वेबसाइट। मतलब अगर मैंने उसको गलती से भी कह दिया डिसअलाउ में, गलती से कुछ लिखा गया, इंडेक्स की फाइल चली गई गलती से, तो क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा वो। मैंने उसके लिए तो वो ब्लॉक है, उसको नहीं पता कि आप गलती से कर रहे हैं कि किससे कर रहे हैं। ठीक है, हमें खुद से मैनुअली इस चीज़ को चेक करना है। डू यू नीड अ रोबोट टेक्स्ट फाइल, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं, यही मैंने सारा समझाया अभी आपको। वाई यूज रोबोट टेक्स्ट फाइल जी, वाई यूज, इसलिए कि रूल्स डिफाइन करने हैं अपने सारे, इसलिए हम रोबोट्स की फाइल बना रहे हैं। हम बता रहे हैं कौन से सर्च इंजन को बजाओ, बता रहे हैं किसको डिसअलाउ करना है, बता रहे हैं किसको अलाउ करना है, बता रहे हैं कि साइट मैप कहाँ है। ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमें रोबोट्स की फाइल की जरूरत पड़ी है। 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट रोबोट्स, कहता है आपको 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ वही जो मैंने शुरू में बता दी थी कि ये जो रोबोट्स कह रहा है ये डायरेक्टिव्स हैं, कोई ऑर्डर्स नहीं है। ठीक है, इस फाइल में जो आप दे रहे हो गूगल को एक डायरेक्टिव देने लगे हुए हैं कि उसको मिल गया है तो वो कहेगा अच्छा इट्स ओके, मैं इस पर अमल कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप बाउंड नहीं कर सकते उसको। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, कहता है आपने किसी, और कहता है दूसरी तरीका क्या है, कहता है अगर आपने किसी को डिसअलाउ करना है ना, तो आप ये डायरेक्टिव भी नहीं लिखना चाहते डिसअलाउ का, तो कहता है इसका एक आसान सा तरीका ये है कि अपनी उन तमाम फाइलों को जिन्हें आप अलाउ नहीं कराना चाहते उन्हें पासवर्ड लगा दें। पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी टूल से बेशक लगा दें, पासवर्ड लगा दें, फाइल खुलेगी नहीं। फाइल खुलेगी तो क्रॉल करेगा ना, पड़ेगा उसको। जब फाइल ही नहीं खुलेगी उसे पड़ेगा कैसे, वो खोलने की कोशिश करेगा, फाइल पड़ेगी। यही कहता है एक तरीका पासवर्ड लगा दो। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है,
तीसरे नंबर पर कहता है कि आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने कहा टेम्प स्लैश, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, abc.mp4, बल्कि ये abc यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, ये वीडियो है, क्या कहा मैंने इसे डिसअलाउ कर दो। ओके, अब देखें जरा क्या है, नीचे आते हैं, नीचे वाली फाइल को भी उठा लेता हूँ ऊपर। ये मेरा होम पेज है, ठीक है, ये मेरे होम पेज के ऊपर एक एंकर लगा हुआ है, होम पेज के ऊपर एक एंकर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब, समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? वॉच माई वीडियो। अब बेसिकली मैंने क्या किया है, ऊपर क्या क्या करा रहा हूं, ऊपर तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन अपने होम पेज के ऊपर मेरा होम इंडेक्स की फाइल तो ब्लॉक नहीं है, इंडेक्स की फाइल तो चल रही है। इंडेक्स की फाइल के ऊपर हाइपरलिंक्स पड़े हुए हैं कुछ, उनमें से एक हाइपरलिंक जो है वो इसी वीडियो का हाइपरलिंक है जिसको आपने ब्लॉक किया होगा। ओके, वो उधर से तो नहीं चल रही डायरेक्टली, लेकिन वो आपके होम पेज पे जब क्रॉल होती है तो वहां से आपका लिंक चलने लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसे 100% ब्लॉक नहीं किया। तो वो कहता है कि भाई अगर इस तरह के कुछ लिंक्स पड़े होंगे तो भी वो ब्लॉक नहीं होंगे, इसलिए कि वो उधर से फिर प्ले हो जाएंगे। तो कहता है भाई क्या करो, इसका फिर ये तरीका क्या करो, कहता है जिन लिंक्स को, जिन URLs को आप चाहते हैं कि वो क्राउल ना हो, अगर वो किसी भी क्राउलेबल पेज के ऊपर उनके लिंक्स मौजूद हैं तो उनको भी आपको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्ले होंगे। चाहूँ तो मैं इसको कमेंट कर दूं, पूरा हाइपरलिंक को ही कमेंट कर दूं, ठीक है ना, समझ आ गई बात की? ये मैंने लाइन इसलिए ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ कह दिया ना मैंने ABC को डिसअलाउ कर दो, ठीक, ABC को डिसअलाउ कर दिया ना। अब यहाँ पर मेरी वीडियो ही चलने लगी थी ना, तो यहाँ पर मैंने ABC वाला लिंक ही उड़ा दिया, अब तो नहीं है ना ABC का लिंक, लेकिन साइट पे आपने उड़ाया नहीं, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए कहा। ये कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल है, index.html, होम पेज है मेरा। नहीं तो इसका नहीं अलाउ या डिसअलाउ ये जो लिंक उड़ाया, यही तो कह रहा हूँ ना, उधर तो डिसअलाउ कर दिया हुआ है, उधर तो करके आ गए ना, हमें सुकून आ गया कि वीडियो नहीं चला रहे हम, ठीक है, लेकिन होम पेज, गैलरी, वीडियोस और बहुत सारे पेजेस हैं जिसके ऊपर इस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि भाई आपने उस फाइल को तो कर दिया, लेकिन वो लिंक्स के थ्रू तो प्ले हो रही है, तो वो जहाँ जहाँ लिंक के थ्रू प्ले हो रही है उसे वहाँ से जाकर भी खत्म करें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई वो सिर्फ इंडेक्स से चल रही थी, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था abc.mp4, तो मैंने इधर आकर क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया। ये मैं रॉबर्ट फाइल के अंदर कर नहीं नहीं, ये इंडेक्स की फाइल, वो तो खत्म होगी ना, मैं वो ऊपर है रोबोट्स की फाइल। ये कौन सी फाइल खोल दिया मैंने, इंडेक्स की फाइल। देखिए इंडेक्स की फाइल में क्या है, बॉडी में हाइपरलिंक लगा हुआ है ना, हाइपरलिंक में abc.mp4 लिखा हुआ है आपने, कहता है भाई उसको भी खत्म करो जाके वहाँ से। ठीक है, अब ये इंडेक्स की फाइल हमने ओपन की, अब ये रॉबर्ट की फाइल ओपन नहीं नहीं है, तो जब मैं लिंक की जगह उसको डाल दूंगा ये हैश, फिर वो प्ले उसको समझ नहीं आएगा, नहीं ना प्ले होगा, रोक रहा, यही तो कह रहा हूँ, प्ले ही तो नहीं ना करना। आप प्ले करना होता तो लो करते ना, हमने तो रोका ही तो था प्ले नहीं होना, हमने ऊपर क्या कर उसको रोक लिया था। हमने कहा था कि भाई इसको चलो आप यूं कर लो, आप ये समझो, ये ना समझो, आप समझो ये है, ये समझो ये है about.html का पेज, ब्लॉक हो गया, यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको क्रॉल नहीं करो, रोक दिया क्रॉल करने से। अब मैं जब इधर आ गया, इंडेक्स की फाइल के अंदर आया मैं, ये मेरी इंडेक्स की फाइल है, ये कौन सी फाइल में हूँ मैं, इंडेक्स की फाइल में हूँ, उसके अंदर मेरा एक हाइपर लिंक पड़ा हुआ है जो क्या कहता है, वो इधर क्लिक करने से अबाउट पर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्रॉल हो रहा है, इस तरफ से क्रॉल हो रहा है, ये किसकी वजह से क्रॉल हो रहा है, ये इंडेक्स की फाइल की वजह से क्रॉल हो रहा है, इसलिए कि इंडेक्स की फाइल की क्रॉलिंग ऑन है। वो ये कहता है कि भाई अगर आपके कोई फाइल जिसको आप डिसअलाउ करवाना चाह रहे हो और उसके हाइपर लिंक्स दूसरे पेजेस पर पड़े हुए हैं, उन हाइपर लिंक्स को भी रोकना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, आकर इसको रोकने के लिए यहाँ आऊँगा। अब ये समझ लो कि ये 100% चेक लग गया कि अब ये फाइल क्रॉल नहीं हो सकती। अब जब मैं अपने इसको सेव
फ्री होगा खुलेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि खुलेगा तो क्रॉल हो जाएगा, खुलेगा तो क्रॉल हो जाएगा। यार दूसरा तरीका क्या है कि मैं इंडेक्स को भी कहूँ स्टॉप कर दूं क्रॉलिंग से, वो तो नहीं करूंगा ना, वो तो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलो जा वापस इस पे नहीं करना, इस पे ये रोबोट्स की फाइल कैसे काम करती है यही मैं आपको बता रहा हूँ, यही सारे रूल्स बताए हैं ना, यूजर एजेंट, डिसअलाउ, अलाउ और साइट मैप। ओके नीचे आ जाए। यूजर एजेंट क्या करता है जी, ये बता रहा है, क्रॉलर्स को बता रहा होता है। कहता है कि अगर आपने क्रॉलर्स की लिस्ट देखनी है, घर जाइएगा अपने लैपटॉप के ऊपर लिखिएगा www.robots.txt.org/db.html, ये एक वेबसाइट का URL है जिसके अंदर जितने भी सर्च इंजन हैं उन सब के क्रॉलर्स के नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने स्टैटिक लिखा है ना, तो अगर आप खुद से मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हैं बाई नेम, ठीक है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि याहू का कौन सा है, MSN का कौन सा है, और जितने भी सर्च इंजन हैं उनके क्रॉलर्स कौन से हैं। डिसअलाउ ये समझा दिया आपको, ये सारी एग्जांपल आ रही है। डिसअलाउ फाइल नेम के साथ भी कर सकते हैं, फोल्डर के साथ भी कर सकते हैं। अलाउ का भी बता दिया आपको, कहता है भाई ये डिसअलाउ फोटोज़ का फोल्डर नहीं करना, फोटोज़ के अंदर ये वाला फोल्डर नहीं करना। साइट मैप ये भी समझा दिया आपको। आखिर में क्या चीज़ आ गई, वर्चुअल रोबोट्स फाइल। जब आप वर्डप्रेस यूज़ करने लगे हुए हैं तो उसके अंदर आपको फिजिकल रोबोट्स फाइल क्रिएट नहीं करनी, बल्कि उसके अंदर आपने एसईओ का प्लगइन यूज़ करना है। जब आपने एसईओ का प्लगइन यूज़ किया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, एसईओ का प्लगइन यूज़ किया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि हमने फिजिकल फाइल तो क्रिएट ही नहीं की है। एसईओ के प्लगइन के अंदर ही रोबोट्स की फाइल भी मौजूद है और एसईओ के प्लगइन के अंदर ही साइट मैप भी मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि वो फिजिकल फाइलें तो है ही नहीं है, वो वर्चुअल फाइल्स हैं, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल फाइल्स, ठीक है। उसको सिर्फ हम सेटिंग करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। नीचे आओ जरा, ये एक डेफिनेशन से लिखी हुई है, ठीक है। ये स्पाइडर के मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये क्रॉल बजट को डिफाइन किया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया था। हाँ, उसके बाद नीचे आए, ये आ गया हम वर्डप्रेस में, अभी जो आपको स्क्रीन दिखाई भी थी मैंने, यहाँ पर आपने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, ये आ रहा होगा, ये योस्ट का प्लगइन है, वाई का आइकॉन बना हुआ है। इसके राइट साइड पर आएंगे तो क्या लिखा हुआ है जी, फाइल एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे, आगे रोबोट्स की फाइल, इधर ही रोबोट्स होगा और इधर ही साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे। हाँ, अगर आपको कुछ चेंजेस करनी होंगी तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक हो गया। ये गूगल बोर्ड का भी लिखा हुआ आ रहा है, एग्जांपल दी हुई है मैंने। चलो काम खत्म। 2 चीज़ें बताई मैंने आज के लेक्चर में।